आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं पटना की उन सुनसान गलियों में, जहां हवा में सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि सदियों पुराना एक डर भी तैरता है। ये कहानी है एक ऐसे पुराने हवेली की जो बरसों से वीरान पड़ी है, लेकिन उसके दरवाजे अब भी हर रात अपने आप खुलते बंद होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई है जो अब भी इस दुनिया से गया नहीं। कहते हैं पटना शहर का दिल तो दिन में धड़कता है, लेकिन रात होते ही इसकी कुछ जगहें मौत जैसी खामोश हो जाती हैं। इन्हीं में से एक जगह है आनंद बाग हवेली। लोग कहते हैं कभी ये हवेली बिहार के एक बड़े जमींदार की थी, राजा बलवीर सिंह। साल 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन इस हवेली में एक ऐसी घटना हुई जिसने इसे हमेशा के लिए खून से लाल कर दिया। बात अगस्त की एक अंधेरी बरसाती रात की है। बिजली गिरने से चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। हवेली के अंदर राजा बलवीर सिंह अपने कमरे में थे और अचानक पूरे घर में औरत की चीख सुनाई दी। नौकर दौड़े, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ दीवारों पर ताजा खून के छींटे और जमीन पर पायल पड़ी थी। उस रात के बाद राजा का परिवार धीरे धीरे गायब होने लगा। पहले उनकी पत्नी बिना किसी निशान के गायब हुई, फिर बेटा, फिर बहू, और हर बार हवेली के अंदर वही औरत की चीख, वही पायल की आवाज सुनाई देती। आज भी जो भी इंसान उस हवेली के पास जाता है, पहले तो बस ठंडी हवा लगती है, लेकिन कुछ कदम और आगे बढ़ते ही अचानक उसके कानों में वही पायल की झंकार आने लगती है। लोग कहते हैं अगर किसी ने एक बार वो झंकार सुन ली तो वो कभी भी सामान्य नहीं रह पाता। मैं खुद इस हवेली के बारे में तब जान पाया जब पटना में मेरा एक दोस्त रवि मुझसे मिलने आया और बोला, तू डरपोक नहीं है ना? मैंने कहा, डरपोक बिल्कुल नहीं। तो उसने कहा, चल फिर आज रात तुझे पटना का सबसे डरावना सच दिखाता हूँ। रात के करीब 11 बजे हम दोनों बाइक पर निकले। शहर की लाइट्स पीछे छूट गईं और हम पुराने पटना के उस हिस्से में पहुँचे जहाँ सड़कें सुनसान थीं और दोनों तरफ सिर्फ टूटे फूटे जर्जर मकान। रवि ने दूर इशारा किया, वो देख, आनंद बाग हवेली। दूर से हवेली को देखते ही मेरे शरीर में एक अजीब सनसनाहट दौड़ गई। टूटी हुई खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था और छत पर कोई परछाई खड़ी थी, लेकिन वहां कोई इंसान होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि हवेली का वो हिस्सा कई साल पहले गिर चुका था। हमने गेट खोला और तभी खट 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 हवा में पायल की वो धीमी धीमी झंकार गूंज उठी। गेट के अंदर कदम रखते ही हवेली की मिट्टीली बासी गंध ने हमें घेर लिया। दीवारों पर काई जमी थी, लकड़ी के दरवाजे आधे टूटे हुए थे और हवा में धूल तैर रही थी, जैसे बरसों से किसी ने यहाँ सांस भी न ली हो। रवि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी आगे बढ़ी, दीवार पर कुछ आकृतियां नजर आईं, पुरानी पेंटिंग्स जिनकी आंखें हमें ही देख रही थीं। हम धीरे धीरे बरामदे से अंदर गए। अचानक दाईं तरफ से खर्र खर्र की आवाज आई, जैसे कोई पुराने लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। हम रुके, टॉर्च उधर घुमाई, कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही पल ठक, ऊपर की मंजिल से एक लकड़ी का टुकड़ा गिरा और फर्श पर लुढ़कता चला गया। रवि फुसफुसाया, ये हवेली ये सिर्फ खाली नहीं है, ये जिंदा है। हमने भीतर का मुख्य दरवाजा खोला। सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसके अंत में एक बंद कमरा। दरवाजे पर पुरानी जंजीर लटकी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। हम आगे बढ़े ही थे कि अचानक मेरे कान में एक धीमी सी महिला की हंसी पड़ी, वो हंसी जो सीधी रीढ़ की हड्डी तक उतर जाती है। मैंने टॉर्च का घेरा इधर उधर घुमाया, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। रवि ने दरवाजा धकेला। अंदर का नजारा देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा पूरी तरह टूटा फूटा था, लेकिन एक कोने में एक लाल साड़ी पहने औरत खड़ी थी,
जिसका चेहरा झुककर बालों से ढका हुआ था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी पायल हवा में हल्की हल्की बज रही थी। मैंने धीरे से कहा, रवि ये क्या है? उसने डरते हुए कहा, पीछे मत देखना, बस धीरे धीरे पीछे हट। लेकिन हम जितना पीछे हट रहे थे, वो औरत उतना ही पास आती जा रही थी। उसका चेहरा अब भी बालों से ढका था, लेकिन जैसे ही वो करीब आई, मुझे महसूस हुआ कि उसकी आंखें बालों के अंदर से सीधा मेरी आंखों में घुस रही हैं। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया, धड़ाम, टॉर्च बंद हो गई और हमें चारों तरफ बस वही पायल की आवाज सुनाई देने लगी, तेज और तेज और तेज। और फिर एक ठंडी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई, कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। उस ठंडी सांस ने मेरी रीढ़ को जमा दिया। मेरा दिल सीने में इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था, कहीं वो आवाज भी हवेली में गूंज न जाए। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन को छू गईं। मैं जम सा गया। रवि ने अचानक अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। उस हल्की रोशनी में जो मैंने देखा, उसने मेरी रूह खींच ली। पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। फटी हुई आंखें, खून से सना मुंह और त्वचा पर ऐसे जलने के निशान जैसे उसे जिंदा जला दिया गया हो। उसने एक पल भी पलक नहीं झपकाई, बस हमें घूरती रही और फिर धीरे से फुसफुसाई, तुम भी जलोगे। माचिस की तीली बुझते ही सब अंधेरा हो गया। रवि ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों भागते हुए गलियारे की तरफ दौड़े। लेकिन अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि हवेली का रास्ता बदल रहा है। जहां पहले दरवाजा था, वहां अब दीवार थी, और जहां दीवार थी, वहां गहरा अंधेरा। अचानक बाईं तरफ के कमरे से तेज रोशनी निकली, जैसे किसी ने दर्जनों दिए जलाकर रख दिए हों। हम दोनों अंदर गए तो देखा कमरे के बीच में एक पुराना लोहे का संदूक रखा है। उसके चारों तरफ राख और अधजली लकड़ियां थीं, और राख के ऊपर वही पायल पड़ी थी जिसे मैंने पहली बार हवेली के बारे में सुनते वक्त सुना था। रवि ने कांपते हुए कहा, यही है, यही उस औरत की आत्मा को बांधे रखता है। हमने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे में वो औरत फिर आ गई। इस बार वो जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही थी। उसके पैरों से पायल गिर चुकी थी और उसका चेहरा गुस्से से विकृत था। उसने दोनों हाथ उठाए और अचानक चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। हमें महसूस हुआ कि तापमान एकदम बढ़ गया है, जैसे हम किसी भट्टी में खड़े हों। रवि ने पायल उठाई और जोर से कमरे के कोने में फेंक दी। जैसे ही पायल राख में गिरी, एक भयंकर चीख गूंजी और वो औरत हवा में कांपने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा, लेकिन उसकी आंखें आखिरी पल तक हमें घूरती रहीं, जैसे कह रही हों, ये खत्म नहीं हुआ। और फिर सब शांत हो गया। आग बुझ गई, कमरा ठंडा हो गया और हम बाहर भागने लगे। लेकिन जैसे ही हम हवेली के मुख्य गेट तक पहुंचे, वो फिर से वहां खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की, डरावनी मुस्कान थी। हम दोनों जमे खड़े थे। हवेली का मुख्य गेट सामने था और उसके ठीक बीच में लाल साड़ी वाली वो औरत जैसे हमारी राह रोककर खड़ी थी। उसके होठों पर वो मुस्कान, ऐसी मुस्कान जिसमें न गर्माहट थी न इंसानियत, बस एक सर्द खामोशी और खून का वादा। रवि ने धीरे से कहा, पीछे हट, धीरे धीरे। लेकिन हम जैसे ही पीछे हटे, हमारे पीछे गेट खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। लोहे की सलाखें जंग लगी थीं, लेकिन उनकी बंद होने की आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। और तभी चारों तरफ से फुसफुसाहट आने लगी, औरत की नहीं, बल्कि दर्जनों और आवाजें। मर्द, औरतें, बच्चे, सब कुछ एक साथ फुसफुसा रहे थे। ये आवाजें हवा में तैर रही थीं, लेकिन उनमें एक बात साफ थी, यहाँ से कोई नहीं जाता।
हम भागते हुए हवेली के अंदर लौट आए, क्योंकि बाहर अब एक गाढ़ा धुंध का पर्दा गिर चुका था। हमें पता था अगर हम उसमें घुस गए तो शायद हमेशा के लिए खो जाएंगे। गलियारे में भागते हुए हमें दीवारों पर ताजा खून के धब्बे दिखने लगे। जैसे जैसे हम दौड़ते, धब्बे बढ़ते गए। रवि की सांस तेज हो रही थी, मेरी टांगें कांप रही थीं, लेकिन अचानक हम उसी कमरे में पहुंच गए जहां पायल और संदूक था। कमरा अब वैसा नहीं था। अब वहां सैकड़ों तेल के दिए जल रहे थे और बीच में लकड़ी की एक चौकी थी जिस पर एक पुरानी जली हुई लाश पड़ी थी। उसकी हड्डियां आधी राख में बदल चुकी थीं, लेकिन पायल उसके पैरों में फिर से बंध चुकी थी। और फिर वो औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयावह था। चेहरे पर मांस लगभग गायब, आंखें पूरी तरह काली और मुंह से जलते धुएं की लपटें निकल रही थीं। उसने एक हाथ से चौकी को पकड़ा और कहा, तुमने मेरी पायल छुई, अब तुम भी यहीं रहोगे। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार दरवाजा गायब हो चुका था। चारों तरफ बस दीवारें, दिए और उसकी हंसी। रवि ने जोर से चिल्लाया, हमसे क्या चाहती है? उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी आत्मा। और अगले ही पल कमरे के दिए एक एक करके बुझने लगे। हर दिए के बुझते ही अंधेरा गहरा होता गया और आखिरी दिए के बुझते ही हमने सिर्फ उसकी ठंडी उंगलियां अपनी गर्दन पर महसूस की। मैंने आखिरी बार रवि की आंखों में देखा। उसकी आंखें अब खाली थीं, जैसे किसी ने उसमें से जिंदगी खींच ली हो। और फिर सब काला। जब मेरी आंख खुली, मैं हवेली के आंगन में खड़ा था। रवि कहीं नहीं था। सामने गेट खुला था, लेकिन जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, गेट अपने आप बंद हो गया और भीतर से वही पायल की झंकार आई। लोग कहते हैं, आज भी आनंद बाग हवेली में एक और आवाज गूंजती है, एक अजनबी की, जो एक रात वहां आया और कभी लौटकर नहीं गया।